नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर लाए हैं। यह आपकी वन लाइनर केमिस्ट्री की सीरीज़ है। यह क्लास आज सुबह 8 बजे होनी थी। टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आज यह क्लास सुबह नहीं हो पाई, तो यह क्लास शाम को ही हो रही है। तो फटाफट से आप सभी लोग बच्चे जुड़ जाइए, फिर वन लाइनर सीरीज में स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वन लाइनर सीरीज आपकी एसएससी, रेलवे, तमाम वन लाइन जो वनडे एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है Cu डबल पॉजिटिव, यानी कि कॉपर का आयन है। यहीं से समझते हुए चलते हैं, चूंकि इनमें ऑप्शन नहीं है तो एक एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको पढ़ते हुए चलेंगे। कॉपर सिंपली Cu होता है, लेकिन जब कॉपर पर 1 प्लस और कॉपर पर 2 प्लस के अगर साल्ट बनते हैं तो सिंगल प्लस के साल्ट को अस कहते हैं, और जो डबल पॉजिटिव होता है उसको इक के नाम से लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर Cu के साथ कोई इसका क्लोराइड बनता है तो CuCl2 और Cu2Cl2, ये दो आपके सामने कॉपर के क्लोराइड बने हुए हैं। अब किसको क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड पढ़ा जाए तो इसमें क्या होगा, कॉपर के पास 2 प्लस आएंगे, इसमें 2 कॉपर के पास 2 क्लोराइड हैं, इसका मतलब कॉपर के पास 1 प्लस आने वाला है। तो जिसके पास कम होगा उसको अस पढ़ेंगे, तो इस कंपाउंड का नाम आपका क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा और यह आपका क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, Cu डबल पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो Cu डबल पॉजिटिव जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 होगा। अब 2 पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचता है d9, और अगर d9 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप सभी जानते हैं d ऑर्बिटल में बनते हैं 5 कक्षक, जिसमें आप क्रम से एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद उसका युग्मन करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका पेयर नहीं बना है, तो वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जिनका पेयर नहीं बना है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 पाया जाता है। बच्चों, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनुचुंबकीय कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय आयन क्या हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के पास ले जाए जाने पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में हल्की तीव्रता के साथ आकर्षित होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बिरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बिरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसको लिखते हैं CaOCl2, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सही रिप्रेजेंटेशन इसका होता है CaOClCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, ये इसका सही नाम है। क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। अब आपसे पूछा है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दें, तो CaOCl2 जैसे ही वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वह, या खुला रख देते हैं तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके CaCO3 में चेंज हो जाता है, प्लस Cl2 निष्कासित करता है, जो कि क्लोरीन इससे बाहर उड़ जाती है। तो पूछा है कि यदि बिरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन उड़ जाएगी या निकल जाएगी, ये आप आंसर लिखेंगे इसमें। अगला पॉइंट है, परमाणु का प्रथम नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। वैसे परमाणु का पहला मॉडल जो है, परमाणु के बारे में जो जानकारी दी थी, सबसे पहले जॉन डाल्टन का मॉडल आया था, जॉन डाल्टन का। लेकिन जब जॉन डाल्टन ने बताया था तब यहाँ तक नाभिक की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने पूछा कि परमाणु का प्रथम नाभिकीय मॉडल। तो प्रथम परमाणुवीय नाभिकीय मॉडल देने वाले वैज्ञानिक हैं आपके रदरफोर्ड। क्या आंसर होगा बच्चों, रदरफोर्ड, जिन्होंने पहला परमाणुवीय नाभिकीय मॉडल दिया। जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न कहलाता है। जल क्या है,
OH या H2O लिखते हैं। कह रहे हैं इसका एल्किल व्युत्पन्न बताइए। तो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बना हुआ कंपाउंड है वो क्या कहलाता है आपका? ईथर कहलाता है, ईथर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि क्रिस्टल में वह दोष जिसके कारण क्रिस्टल में घनत्व कम हो जाता है। किसी भी क्रिस्टल में दोष का क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टली क्या है? ये सभी सॉलिड्स होते हैं, यानी कि ठोस हैं। जब कभी भी ठोस का निर्माण होता है तो निर्माण होते समय उनमें जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं, आयन, मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स हैं, वो सभी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब इनका क्रम बिगड़ जाता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें दोष दो प्रकार के होते हैं, एक स्टाइसियोमेट्रिक होता है, एक नॉन स्टाइसियोमेट्रिक, जिनमें अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित रहते हैं, और एक जिसमें इनका जो क्रम है, अनुपात है, वो बिगड़ जाता है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि घनत्व तो कम हो जाता है। तो स्टाइसियोमेट्रिक में दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकेल होता है। तो इसमें जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है कि डेंसिटी कम हो जाती, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनसे अणु, परमाणु, आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं हो, तो उन सभी को क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अति शीतलित द्रव का उदाहरण है। अति शीतलित द्रव किसको कहते हैं? यानी कि पूछा है सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतलित द्रव। इसके नाम से आप यह नहीं समझेंगे कि सुपर कूल्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसा नहीं है। अति शीतलित द्रव कहा जाता है कांच को। क्यों अति शीतलित द्रव कहते हैं? क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स में आप देखते हैं जिसमें कांच लगा रहता है, वो धूप से पड़ने के कारण, चूंकि कांच क्या है? एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, उसमें अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब अणु, परमाणु, आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो वो टेम्परेचर से, प्रेशर से, इन सभी एटमॉस्फेयर की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। अधिक टेम्परेचर जैसे ही पड़ता है तो कुछ समय बाद उनके जो आयंस हैं वो बहाव शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ क्या होता है? कांच मोटे होते चले जाते हैं, दूधिया रंग के हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसे अति शीतलित द्रव है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ठंडी चीज़ है, जैसे सर्दियों का टाइम है और आइसक्रीम आपके हाथ में है, फिर आपसे कहा जाए जैसे आप पकड़े रहिए और गर्मियों के दिन में पकड़िए तो क्या होगा? तुरंत पिघल जाएगी। और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो ऐसे ही वही जमी रहेगी वहाँ पर, तो वो क्या होगा? सुपर कूल्ड लिक्विड कह देंगे। ऐसे ही कांच है। कांच क्या है? पर्दों पे, खिड़कियों पे, किनारे पे लगा हुआ है, और वह क्या होगा? जब बहुत ज़्यादा निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा या अधिक समय हो जाएगा तो जो आयंस क्रम में व्यवस्थित हैं उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे वो क्या होंगे? वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। यानी क्या आंसर लिखेंगे? कांच। सिलिकॉन में, सिलिकॉन क्या है? Si, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, उप धातु में गिनी जाती है। आर्सेनिक As होता है, परमाणु क्रमांक 33 है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। मिलाने पर अर्धचालक प्राप्त होते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का सामान्यतः चालन नहीं होता है, लेकिन अगर उनमें कोई बाह्य पदार्थ मिला दिए जाएं तो वो कंडक्टर की तरह काम करने लगें तो उनको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी कि अर्धचालक कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, आर्सेनिक के साथ मिलाया गया, पेंटावैलेंट है, यानी जिसकी वैलेंसी 5 है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाएगा तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो सेमीकंडक्टर एन टाइप बनेंगे। एक एन टाइप बनता है और पी टाइप बनता है। कैसे मिलाते हैं? जब सिलिकॉन के साथ किसी उपधातु के साथ ग्रुप 15 के एलिमेंट को किसी को मिलाते हैं तो वह एन टाइप के बनाते हैं, और जब 13 नंबर से मिलाते हैं तो वह, जैसे बोरान टाइप मिला दिए, तो वो पी टाइप के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उभयधर्मी धातु का उदाहरण है, यानी कि जो दोनों की तरह काम करे, धातु अधातु दोनों की तरह काम करे, ऐसी धातुओं में आप क्या कह देते हैं? जो भी आपकी आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या हो जाते हैं? उपधातुओं की तरह काम करती हैं। ठीक है। अधातुएं जो धात्विक चमक प्रदर्शित करती हैं, अधातु पूछिए और धात्विक चमक की तरह काम करे तो बच्चों क्या है आपका? आयोडीन और ग्रेफाइट। यह क्या हैं? आपकी अधातुएं हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? धात्विक चमक प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। एस्बेस्टास में सिलिकेट की संरचना होती है। एस्बेस्टास क्या होता है? इससे अग्निशमक वस्त्र बनाए जाते हैं। जब आपने देखा होगा आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, जो फायर की टीम होती है, वो कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो एस्बेस्टास के ही बनाए जाते हैं। और ये क्या है? एस्बेस्टास बेसिकली एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। सिलिकेट की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? श्रृंखलाबद्ध आप कहेंगे, यानी कि चेन टाइप में होती है। ये सिलिकेट्स क्या होते हैं? SiO4 सिलिकॉन का ऑक्साइड या SiO2 माइनस करके जो सिलिकॉन का ऑक्साइड जुड़ा होता है वो आपके क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं। अगला है वह पदार्थ जो एक सिलिकेट है। तो अभी ऊपर एक उदाहरण बताया, आप एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, माइका। ये क्या है? एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है जो एक सिलिकेट है, वो उदाहरण है इसका। सर्वाधिक सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट करैक्टर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सहसंयोजी कब बनेगा? जब साझा होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो जो सीजियम फ्लोराइड है CSF, यह आपका सर्वाधिक सहसंयोजी की कैटेगरी में आता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करने पर मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कराया है बच्चों? दहन कराया है। तो इसी ऊष्मा को क्या कहेंगे आप? दहन ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ कंबसन। अगला है सिलिका अशुद्धि युक्त बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 × 2H2O का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस मेथड का नाम है सरपेक मेथड, सरपेक विधि। कौन सी विधि होती है? सरपेक विधि। किसी अभिक्रिया में संपन्न होने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है, यानी कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा, उस एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहेंगे? ठीक है। देखो भाई क्या कहेंगे इसको? कोई भी अभिक्रिया हो रही है अगर, तो ये क्या हो गई आपकी? हीट ऑफ कंबसन, और इसको कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया की ऊष्मा। अब इसमें दोनों ही बातें सम्मिलित होंगी। देखो भाई, किसी अभिक्रिया में संपन्न होने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, अब हो सकता है कि उसमें अभिक्रिया की ऊष्मा की जरूरत भी पड़ी हो या रिलीज भी हुई हो, तो दोनों बातें हो सकती हैं उस समय। तो उसको आप हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों ही बातें चलेंगी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों का वर्गीकरण। ये द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य का होता है। 10,000 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य जब कोलाइडी कणों का अगर पार्टिकल्स जो हैं उनका अगर आकार होगा, तो उनको जब घोला जाए, जो बहुत ही किसी द्रव के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बना लें, तो उनको आप कहेंगे द्रव स्नेही। जो आसानी से कोलाइडी विलयन ना बनाए उनको कहेंगे द्रव विरोधी। तो किस आधार पे आप वर्गीकरण करेंगे? उनके कणों के प्रक्षेपण के आधार पर। कणों के
परिक्षेपण के आधार पर। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए ये तो हो गया था। नेक्स्ट पढ़िए, क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया में, क्रोमेटोग्राफी जो प्रक्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रोमेटोग्राफी समझते हैं सबसे पहले। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह पृथक्करण की विधि है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? पृथक्करण की विधि है। तो ये क्या किस पर डिपेंड करती है? भौतिक अधिशोषण पर। भौतिक अधिशोषण पर निर्भर करती है। अगला देखिए, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की क्षमता निर्भर करती है, उत्प्रेरक कोई भी उत्प्रेरक है उसकी क्षमता किस पर निर्भर करेगी? जो उसमें कण हैं, यानी कि जो कोलाइड पदार्थ होते हैं, कोलाइड कणों के आधार पर या आकार पर आप ऐसे कह सकते हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं। फिलोसफर बूल इसे कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है दार्शनिक की ऊन। तो जो जिंक ऑक्साइड है उसको दार्शनिक की ऊन यानी कि फिलोसफर वूल कहा जाता है। क्लियर है बात? अगला देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और इस तरीके से आपका, तो जो पिटवा लोहा है इन सभी में आपका सबसे शुद्धतम माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगला कहा है कि वह जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्केल जो है वह कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक। 7 जिसका होता है पीएच मान, वह विलयन उदासीन होता है। 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। कम होने पर यह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तब उन्होंने पूछा है कि वह जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होता है। तो 0 वाला कहाँ आएगा बच्चों? एसिडिक में। और पीएच के बारे में जान लीजिए। पीएच माने क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं। क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताने का भी काम करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ पीएच। केवल पीएच निकालना हो, पीएच बराबर इक्वल टू माइनस का log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, यह 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो इसकी खोज कब की गई? जब कोलाइडे विलयन की बात चल रही थी, तब उन्हीं पार्टिकल्स को देखने के लिए जो वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था जिगमोंडी, इन्होंने इसको खोजा था। एवोगाद्रो संख्या में उपयुक्त अंक हैं। तो जो एवोगाद्रो नंबर होता है वह क्या होता है बच्चों? Na। इसकी वैल्यू कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23। यह आपकी एवोगाद्रो संख्या होती है जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। वो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हों, उनको आप क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी हिंदी में कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कोई भी अभिक्रियाएं जो केवल किसी भी परिस्थिति में केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। मैक्स प्लांक किस देश के वैज्ञानिक हैं? मैक्स प्लांक कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए, किसी पदार्थ के जलीय परिक्षेपण माध्यम से बने हुए विलयन को कहा जाता है, कोलाइडे विलयन को कहा जाता है। तो कोलाइडे विलयन जिसमें बनाया जाए वो है। अभी कहा इन्होंने कि जल के अंदर बनाए, जल के अंदर बनाएगा तो इसका नाम होगा हाइड्रो
सॉल। अब यही क्वेश्चन पूछ दे कि एल्कोहल में बनाया जाए तो बनेगा आपका एल्कोसॉल। सॉल माने क्या है, कोलाइडी विलेन को ही सॉल कहा जाता है। और अगर बेंजीन में बनाया जाए तो आपका बेंजोसॉल। इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक आपके होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आपके क्या हैं? जैविक उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो उसमें किस में चेंज हो जाता है? लैक्टोज शर्करा बन जाती है। उत्प्रेरक क्या है? लैक्टेज, ठीक है। उत्प्रेरक जो है वो लैक्टेज है। और अगर आपसे बैक्टीरिया पूछा जाए, बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस, क्या लिखोगे? लैक्टोबैसिलस, यह आपका बैक्टीरिया होता है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो कोलाइडी अवस्था में जाएं और तुरंत ही कोलाइड सॉल्यूशन बना लें। तो आपका जो जिलेटिन है वह बहुत ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है। अगला है किसी स्पेक्ट्रम के फोटो को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि अब स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब किसी भी कंपाउंड का, जब हम लोग स्पेक्ट्रा बनाते हैं यानी कि उसकी जब स्टडी करते हैं, तब जिससे बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि किससे आता है, ठीक है। देखो किसी स्पेक्ट्रम के फोटो को अंकित करने वाला उपकरण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इससे स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जिस पे बनता है उसको स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को नष्ट कर देते हैं उनको क्या कहते हैं? जो रिएक्शन हो रही है उसकी एक्टिविटी को ही नष्ट कर दें, यानी कि वो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट पॉइजन कहा जाता है। जितने भी लवण आपके होते हैं, साल्ट्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव उन सभी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होंगे? अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब वो बहुत ही अच्छे विद्युत अपघट्ट होंगे। तो विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था में या जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिसमें नहीं होती है उनको विद्युत अनअपघट्ट कहते हैं। Fe3O4 की प्रकृति होती है। यह आपकी क्या है? प्राकृतिक, यानी शुरुआत में ही जहां चुंबक की जब खोज हुई तो यानी कि ये काले पत्थर के नाम से जाने गए, इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। और इनके अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, यानी कि चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यह सभी जो हैं वो फेरो मैग्नेटिक होते हैं। फेरो चुंबकीय जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बच्चों? फेरो मैग्नेटिक, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। अगला है लकड़ी के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्ब धात्विक हैं। जब लकड़ी को अगर सुरक्षित रखना है तो किस कार्ब धात्विक यौगिक को आप प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें किसके साथ, मतलब कार्ब धातु का मतलब क्या है? आपको कार्बन जोड़ना है और इसके साथ मेटल जोड़ना है। तो कार्बन के साथ कौन सी मेटल आप यूज करते हैं? तो टिन जो है, यानी कि कार्बन प्लस SN, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसके कंपाउंड जो हैं वो लकड़ी के परिरक्षण में काम करते हैं। अगला है जुड़वां खनिज किसको कहा जाता है? तो लेड और जस्ता यानी कि जिंक, Pb और Zn के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जुड़वां खनिज। अगला है जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर क्या मिलता है? सोने की खदानें हैं। सोने की खदानें हैं।
जोहान्सबर्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है, तो देश का नाम है जायरे और यह आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अब लेकिन इसका नाम बदल गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं इसको? जीस साल्ट है। जीस साल्ट किसको कहते हैं? यह प्लेटिनम का साल्ट होता है, PtCl3C2H4। इस पर होल माइनस होता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? जीस साल्ट। अगला है आग्नेय सेल। प्राइमरी टाइप की सेल होती की सिराओं पर प्राप्त होने वाले खनिज को क्या कहते हैं? तो यहां से आपका कार्बन जो है, शुद्ध कार्बन C, वह प्रेजेंट होता है। विल्किंसन कैटालिस्ट का रासायनिक रूप से, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से? तो ये रोडियम का यानी कि RHPPH3 का थ्राइस और Cl, यह आपका विल्किंसन कैटालिस्ट होता है। रोडियम नाम की मेटल इसके साथ प्रेजेंट होती है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। जिगलर नाटा किसके लिए प्रयोग होता है? पॉलीमराइजेशन के लिए, यानी बहुलकीकरण की क्रिया में प्रयोग होता है। यह क्या करता है? जब एथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण करते हैं तब आप जिगलर नाटा का प्रयोग करते हैं। तो TiCl4 और एल्यूमिनियम का इथाइल यानी टेट्रा इथाइल का साथ जो मिक्सचर होता है वह आपका जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहलाता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक भंडारण प्राकृतिक गैस का किस देश में है? तो रूस में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का भंडारण है। USA में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है, में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो वो कैलिफोर्निया में है। इनके राष्ट्र में एक राज्य है कैलिफोर्निया, वहां पर मिलता है। इस नाम से एक तत्व भी उपस्थित है कैलिफोर्नियम के नाम से। एंथ्रेसाइड कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कोयला होते हैं 3 प्रकार के, एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो एंथ्रेसाइड से ए से स्पेलिंग है, तो ए नंबर यानी कि सबसे उत्तम प्रकार का होता है। तो इसमें 80 से 85% तक आपका कार्बन उपस्थित होता है। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त समांग विल्किंसन उत्प्रेरक में होता है। विल्किंसन उत्प्रेरक अभी बताया था, क्या? RHClPPH3 का थ्राइस। क्या होता है? ये तो फॉर्मूला है, तो क्या होगा? रोडियम मेटल होती है RH, यह मेटल आपकी रोडियम उसमें प्रेजेंट होती है। शुष्क बैटरियों के निर्माण में खनिज प्रयोग किया जाता है। ड्राई सेल्स होती हैं, उनमें जो खनिज यूज करते हैं वो खनिज किसका होता है? मैग्नीज का, Mn। चलिए आगे चलते हैं। कैल्कोपाइराइड्स का फॉर्मूला है CuFeS2। अब आपसे पूछा जाए कैल्कोपाइराइड्स प्रमुख अयस्क है, तो मुख्य रूप से कॉपर का ही है, यानी कि अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कॉपर। इसको क्या कहते हैं? कैल्कोपाइराइड। और केवल पूछें आयरन पाइराइड तो आप लिखेंगे FeS2। साइलोमिलेन एक अयस्क है, यह मैग्नीज का अयस्क है। अब मैग्नीज में क्या होता है? यह बोरान के साथ होता है, तो बोरान के साथ कुछ H2O के पार्टिकल भी होते हैं, डॉट डॉट, इसके साथ हम बाई मान लें, इसके साथ X मान लें का होल ट्वाइस, और Mn2 और O10 इस तरीके से उपस्थित होता है। तो ये आपका साइलोमिलेन हो गया। साइलोमिलेन अयस्क किसका हो गया? मैग्नीज का। लोहा कार्बोनेट है, लोहे के कार्बोनेट को सिडेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिडेराइट। और इसका फॉर्मूला है FeCO3। भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। चलिए, भारतीय खदान एवं खनन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1958 में। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर कहलाता है, मतलब खनिज कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे मुख्यालय भी वहीं रखा गया है। कहाँ पर?
नागपुर में। चलिए आगे चलते हैं। मांसपेशियों के संकुचन में उपयोगी है। तो मांसपेशियां के संकुचन में लिखो बच्चों, फटाफट कमेंट लिखो। मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा आयन प्रयोग होता है? ठीक है, तो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अणुओं के स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वायुयान के पुर्जे बनाने में प्रयुक्त होने वाली क्षारीय मृदा धातु है, यानी कि सेकंड ए ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेलियम एक आपका मिश्र धातु बनती है, मैग्नेलियम के बनाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है उस मेटल का आप प्रयोग करते हैं। पानी, रेत, सीमेंट का मिश्रण बनता है। क्या बनता है? इसको कहते हैं मोर्टार। मोटी मोटी दीवारें या बीम जिसकी बनाई जाती हैं वो क्या हैं? मोर्टार हैं। वर्धक का कार्य है। वर्धक क्या होते हैं? प्रमोटर। वर्धक करे क्या? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। इतना समझिए, सक्रियता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ा दें वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? विद्युत आवेश संचय होता है, चार्ज उसमें भरा होता है, फिर बाद में हम उसका यूज करते रहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? Ne। और एक फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT। इस तरीके से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत जीवन के लिए, कल भी यही क्वेश्चन पूछा था, वायुमंडल में जो ओजोन उपस्थित है वह अपने जीवन के लिए कैसा है? लाभदायक है। अगर यह ना होती तो क्या होता? वायुमंडल से, सूर्य से जो किरणें आ रही थी अल्ट्रावायलेट रेज, वो अपने शरीर पर गिरती, सीधा आती, तो वो क्या होता है? उससे स्किन डिजीज होने की संभावना रहती है उसमें। भोजन में आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है। आप सभी लोग ऐड में पढ़ते होंगे, गोइटर जिसे कहते हैं, यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से। तो इसके उपचार में क्या प्रयोग करते हैं? आयोडीन 127 आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, जिससे इसको रोका जा सकता है। अम्ल वर्षा गैसों के वायु में रहने का कारण होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में प्रेजेंट होते हैं वह उसके साथ घुलकर आपका H2SO3, H2SO4 और NO2 मिलकर HNO3 प्रकार के एसिड्स बनाते हैं, जो सीधे धरातल पर गिरते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी स्किन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अकार्बनिक बेंजीन किसको कहा जाता है? B3N3H6, इसका नाम होता है बोराजीन। बोराजीन, इसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले उसे बर्फ में कुछ समय तक ठंडा किया जाता है, क्योंकि यह तीक्ष्ण व तीव्र गंध वाली होती है। इससे क्या होता है? अगर आप अधिक मात्रा में अगर आप सूंघ लेंगे तो छींकें आने लग जाएंगी, लेकिन अगर जुखाम है, अगर आप उसको सीख लें, अगर उसको खींचते हैं तो जुखाम सही भी हो जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है बच्चों? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण सफ़ेद फास्फोरस का हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाना है? वो स्फुर दीप्ति उत्पन्न करते हैं। स्फुर दीप्ति उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही वो उसके साथ मिलते जाएंगे यानी घुल जाएंगे, और फिर क्या होगा? जैसे ही उसके साथ ऑक्सीडाइज होगा और वो चमक उत्पन्न करने लग जाएगा। रासायनिक रूप से हीरा होता है, तो वह क्या है बच्चों? शुद्ध कार्बन। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। और इसके अंदर, हीरे के अंदर
sp3 हाइब्रिडाइज से सभी जो आपके कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं वो सभी इसी के साथ उपस्थित होते हैं। अक्रिय गैसों की प्राप्ति का स्थान है, सबसे ज्यादा अक्रिय गैसें मिलती हैं बच्चों वायुमंडल में। और कितना मिलती हैं? लगभग 1%। कितनी अक्रिय गैसें होती हैं? टोटल 6 अक्रिय गैसें हैं, जिसमें से लगभग सभी कितना बोला? 1% पाई जाती हैं। 6 में से विशेषता सुनो, जो रेडान है वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और इन 6 में से अब बची 5, तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आर्गन है, 0.93% सबसे ज़्यादा पाई जाती। अगला है सल्फर। सल्फर को लिखते हैं S, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 16, और सही रिप्रेजेंटेशन सल्फर का S8 है, जो कि क्राउन शेप में बनता है। अब सल्फर का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। अपर रूप क्या होता है? किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता यानी एलोट्रॉपी होती है। तो सल्फर जो है अल्फा और बीटा 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक को रोम्बिक और दूसरे को मोनोक्लिनिक कहा जाता है। इन्होंने कहा अस्थायी है, तो जो रोम्बिक है वो आपका अस्थायी होता है, यानी अल्फा सल्फर जो है, अल्फा सल्फर वह आपकी अस्थायी होती है। बिजली के चमकने पर उत्पन्न होने वाली गैस है तो नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो, केवल क्या है? हाइपो विलयन रासायनिक दृष्टि से होता है तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, उसको Na2S2O3 कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट ये क्या करता है? फोटोग्राफी में उसको चमक प्रदान करने का काम करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह क्या है? किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को जितनी तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। किस कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर कितना कितना नाभिक द्वारा आकर्षण लगाया जाएगा, कितने चार्ज से उसको खींचेगा, इसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश को ज्ञात करने के लिए जो नियम निकाले वह वैज्ञानिक आपके थे स्लेटर। तो पाउलिंग और स्लेटर के कुछ नियम हैं, आप केवल स्लेटर लिखिए यहाँ पे तो बेटर रहेगा। केवल क्या है? स्लेटर जो है उन्होंने इनके नियम दिए हैं जिससे आप प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर पे पहुँचते हैं। लिखा है जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो जालक ऊर्जा की गणना किससे करते हैं? बॉर्न हावर साइकिल से। ये बॉर्न हावर चक्र क्या है? यह कहता है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया कैसे कैसे किन पदों में हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि हेस लॉ को फॉलो करता है। हेस लॉ पढ़ाया जाता है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया कितने भी पदों में हो, लेकिन उसमें जो संपूर्ण परिवर्तन है वो ऊर्जा का समान रहता है। तो जालक ऊर्जा क्या है? जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? कि किसी भी आयनिक यौगिक के अनंत दूरी से विपरीत आवेशित आयनों को लाकर उस आयनिक क्रिस्टल का 1 मोल बनाने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक Na पॉजिटिव है और दूसरा कोई एक क्लोराइड है, Cl सिंगल नेगेटिव है। 2 आयन जब आपस में आप लाए, उसका 1 मोल आपने बना दिया, उस 1 मोल के बनाने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसको कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को निकालेंगे किससे? उसी को कहते हैं बॉर्न हावर साइकिल। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, जिसका कारण क्या है? हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है और वह अज्वलनशील है, तो वो जलती नहीं है। अज्वलनशील होने के कारण हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम को प्रयोग किया जाता है। आर्सीन क्या है? देखो बच्चों, जैसे आपका NH3 होता है, NH3 के बाद दूसरा आपका हाइड्राइड बनता है PH3, वैसे ही आपका बनता है ASH3। तो आर्सीन में पूछा है, आर्सीन में गंध होते हैं, तो इसमें बच्चों लहसुन जैसी गंध आती। आर्सीन के अंदर लहसुन जैसी गंध आती। तत्वों या पदार्थों के अनुचुंबकीय गुण का कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कि जब किसी भी तत्व के या परमाणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। नाभिकीय संलयन अवक्रिया है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर फ्यूज होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सी ऊर्जा निकालते हैं, और यह क्रिया रुकती नहीं है। जैसे सूर्य पर जो
प्रक्रिया चल रही है वह भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया का उदाहरण है। नाभिकीय संलयन में पूछा जाए आपसे उदाहरण तो आपका हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम, वो भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ी ऊर्जा आप कर सकते हैं हाइड्रोजन बम के द्वारा। परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी होती है। न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो क्या होती है बच्चों? 2 फर्मी होती है किसी नाभिक के अंदर, 2 न्यूक्लियन के बीच की दूरी कहा जाए तो वो क्या होती है? 2 फर्मी होती है। संसार में सर्वाधिक सोना खपत करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा सोने का यूज करते हैं, सोते नहीं हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा गोल्ड पहनती हैं, तो कहाँ पे? भारत में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है किसकी? गोल्ड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध अयस्क पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेड का फॉर्मूला बच्चों हम आपको बता दें, U3O8 होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो खनिज किसका है, एलिमेंट क्या रहा होगा? यूरेनियम। पिच ब्लेड जिससे निकाला जाता है। लोहे का जंग रोधी बनाने के लिए खनिज का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगर लोहे पे जंग नहीं लगे तो उसके लिए गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, गैल्वनाइजेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उस पर जंग नहीं लगती है। भारत के राज्य में सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पादक प्रारंभ हुआ। सबसे पहले लौह का उत्पादन जिस राज्य में निकाला गया था वो कहाँ थे? झारखंड में। वर्तमान में झारखंड में ही स्थित है वो। भारत में डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम का और मैग्नीशियम का Ca और Mg के क्या होते हैं? सल्फेट होते हैं, सॉरी कार्बोनेट्स होते हैं। कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 और MgCO3, ये क्या होते हैं? डोलोमाइट्स आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के अयस्क हैं। सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, तो इन डोलोमाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। भारत में चांदी का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कहाँ है? तो सबसे पहले कहाँ पर उत्पादन हुआ चांदी का सर्वप्रथम उत्पादन? राजस्थान में ही। भारत का सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक राज्य कहाँ है भाई? राजस्थान। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × 2H2O, ये आपका जिप्सम हो गया। चलिए, तो 1 लाइन की सीरीज है, ये लगातार अब धीरे धीरे आती रहेगी। कोशिश करेंगे कि आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको ये 500-700 क्वेश्चन की 1 लाइनर सीरीज आपको तैयार कराई जाए, जिससे सभी आने वाले 1 डे एग्जाम्स के लिए जो सामान्य विज्ञान यानी रसायन विज्ञान जो प्रयोग होते हैं वो सभी आपको क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन जितने भी थे वो SSC, MTS इन सभी परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से एक नए टाइम पर आपकी ये सीरीज आपको हमसफर एकेडमी पर आपको उपलब्ध मिलेगी नई प्लेलिस्ट के साथ। तो आप सभी लोग हमसफर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और जल्द ही नए लेक्चर्स आपके साथ लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।